नमस्कार दर्शकों, सृजन के पथ नामक इस श्रृंखला में आपका स्वागत है। चित्रकला से संबंधित इस विषय को आगे बढ़ाते हुए आज कला और समाज पर विवेचना होगी। शताब्दियों तक निरंतर विचारों के मंथन से और रहन सहन से संस्कृति का विकास होता है और यह संस्कृति ही अनेक तत्वों को स्वयं में समेटे होती है। उनमें से कुछ कला रूप संस्कृति की ऊर्जा, उसके मर्म को समेटे हुए उसका परिचायक होते हैं, जिसमें संस्कृति एक लक्षण के रूप में एक बाह्य रूप के कला रूपों में प्रस्तुत हो रही होती है। कला अनुभवों का एक ऐसा संचित कोश बन जाता है जो अपने कला रूपों में तो प्रकट होता ही है, साथ में रहन सहन, परंपराओं और अनेक ऐसे नियामक तत्वों को विकसित करता जाता है जो किसी भी सभ्यता और संस्कृति के परिचायक होते हैं। कला एक संस्कृति का ही विकास नहीं करती, बल्कि संस्कृति और दूसरी संस्कृति के मध्य अंतर को भी प्रकट करती है। वह वहाँ के रहने वाले लोगों के मन, मस्तिष्क, हृदय और सभी धरातलों पर छूते हुए उनकी जड़ों से विकसित होती है और वही कला धीमे धीमे एक ऐसा रूप प्राप्त करती है जो परिमार्जित शैली भी बनता जाता है। कला और संस्कृति का संबंध उस समय से जोड़ा जा सकता है जब सिंधु सभ्यता अपने प्रथम चरण में उस सभ्यता और संस्कृति की परिचायक बन रही थी, जो उसका विकास काल था। वहाँ कला पृथक से कोई वस्तु नहीं थी, बल्कि वह कला जीवन के उपयोगी वस्तुओं को सुंदर बनाने में, सुविधापूर्ण बनाने में और सुरुचिपूर्ण बनाने में अपना सहयोग दे रही थी। कला और जीवन शैली पृथक नहीं थी। यहाँ प्रस्तुत मोहरों से देखा जा सकता है कि कला रूप इन मोहरों में प्रकट हो रहे थे और उस समाज और उस सभ्यता के उपादानों में शामिल हो रहे थे और अपना यह गुण धीरे धीरे उस संस्कृति के सहयोगी के रूप में प्रकट कर रहे थे। इसी भांति कुछ ऐसे विश्वास, जिन्हें सामुदायिक विश्वास कहा जाने लगा, कुछ ऐसे कला रूप जो निरंतर अपने आकार ले रहे थे, वह लोक शैलियों के रूप में प्रकट होने लगे। समान जातीय विश्वासों के कारण ये कला रूप पीढ़ी दर पीढ़ी चलते रहे। समाज में हर काल में एक विशिष्ट विचार अवलोकित होता है और समाज में घटित घटनाओं और वातावरण को कलाकार अपने चित्रों के माध्यम से प्रकट करने लगता है। लोक शैली के ये चित्र उस उल्लास को, जीवन की उमंग को दर्शाने में अपना विशिष्ट स्थान रखते हैं और संस्कृति के नियामक तत्वों को अपने में समेटे होते हैं। प्रस्तुत चित्र मधुबनी शैली का है। यह चित्र उस सामुदायिक विश्वास को, पीढ़ी दर पीढ़ी प्राप्त हुए अनुभवों और मिथकों को प्रकट करता हुआ है, जो कि किसी भी लोक कला का ऐसा तत्व था जो मौखिक रूप से अपने कला रूपों को संप्रेषित कर रहा था। हमारे प्रवृत्ति मूलक व्यवहार के समाज में 3 प्रभाव पड़ते हैं। पहला अनुकरण, दूसरा व्यंजना और तीसरा संवेदना। जो भी कला रूप या वस्तुएं मानव के समक्ष आती हैं, वह दूसरे मनों व दूसरे मानवों को अवश्य ही प्रभावित करती हैं। यह अनुकरण करके उसे अपने में समा लेने की कोशिश करता है और व्यंजना शक्ति उसको तर्क के आधार पर ग्रहण करती है और उसका पुनः सृजन होने लगता है और मानवीय संवेदनाएं उसका सहयोग कर रही होती हैं। इस तरह मनोवैज्ञानिकों के अनुसार हमारा प्रवृत्ति मूलक व्यवहार ही इस कला रूपों के सामुदायिक होने में विशेष भूमिका अदा करता है। सामूहिक चेतना में निम्नलिखित विशेषताएं भी पाई जाती हैं। पहला, परंपरागत गुण या रीति रिवाज, जातीय विश्वास, समान विश्वास, नैतिक व बौद्धिक परंपराएं, मौखिक ज्ञान व विचारधाराएं। इस तरह से ये लोक कला रूप अपने को विकसित करते हुए पीढ़ी दर पीढ़ी शताब्दियों से जीवन शैली के साथ घुले मिले रहे हैं। लघु चित्र शैलियों का विकास इन्हीं लोक कला शैलियों से हुआ। प्रस्तुत चित्र पहाड़ी शैली का है। यह चित्र धार्मिक मिथक के आधार पर बनाया गया है। महाभारत और रामायण 2 ऐसे महाकाव्य रहे
जिससे जन जन परिचित था और यह विषय वस्तु बन रहा था कला की, और कला इन विषय वस्तुओं को एक आकार दे रही थी, अर्थात मूर्त रूप दे रही थी। कला का समाज में वह स्थान होता जा रहा था जो कि अमूर्त को मूर्त बना दे या ऐतिहासिक सत्यों को साकार रूप में रख सके। कला जन जन में व्याप्त होकर अपने शिल्प के तत्व को और कला के तत्वों को विकसित करने के स्थान पर धर्म की सहचरी हो रही थी और राजाज्ञाओं के द्वारा कला विकसित हो रही थी। प्रस्तुत चित्र जैन शैली का है जो तीर्थंकरों की माताओं का है। 15वीं शताब्दी के उत्तरार्ध का यह चित्र इस बात का द्योतक है कि जन जन में प्रचारित व प्रसारित करने के लिए जैन धर्म ने कला का सहयोग लिया, अर्थात समाज में सर्वाधिक संप्रेषण का सशक्त माध्यम कला ही थी और चित्र रूपों को कला के द्वारा निरक्षर लोगों में भी संप्रेषित किया जा रहा था। धार्मिक मूर्त आकारों को सुंदर रूपों में मूर्तमान कर देने की सफल परिकल्पना एक कलाकार कर रहा था और यह प्रस्तुत मूर्ति मथुरा से प्राप्त हुई है जो भगवान बुद्ध की है। धर्म के उस दिव्य रूप और अनुभूति को कला रूपों में बांधकर अनेक हृदयों में उस भाव को संप्रेषित कर कला का प्रस्तुतिकरण हो रहा था और कला धर्म के साथ घनिष्ठ रूप से जुड़ी रही थी। प्रस्तुत चित्र अजंता से प्राप्त है जो बोधिसत्व पद्म पाणि का है। अपनी दिव्य अलौकिक तटस्थ भावना के कारण यह चित्र विश्वविख्यात है और एक उदाहरण है कला का और समाज में व्याप्त उस धर्म के अस्तित्व का जो कि सभी जन जन में व्याप्त होकर उस अनुभूति के दर्शन करा रहा था जिस अनुभूति से ओतप्रोत होकर बौद्ध धर्म अपनी चरम विकास की अवस्था में था। प्रस्तुत मूर्ति नटराज की है और ये उस कला रूप को प्रस्तुत करती है जिसके पीछे छुपी थी दार्शनिक अवधारणाएं, समाज और साहित्य पर अनेक ऐसे कार्य संपन्न होते रहे जो कला रूपों को, कलात्मक वस्तुओं को धार्मिक आवरण देकर एक ऐसे कौशल को प्रकट कर रहे थे जिसमें कला के गुण भी छुपे थे और दार्शनिक, आध्यात्मिक, साहित्यिक अवधारणाएं भी, अर्थात समाज के साथ कला का संबंध अन्योन्याश्रित कहना चाहिए जो एक दूसरे पर निर्भर थे। 19वीं शताब्दी एक ऐसा समय था जब प्राचीन धर्म, राज्याज्ञाएं आदि से अलग होकर कलाकार अपना अस्तित्व खोज रहा था। अस्तित्ववादी चिंतन इसके पार्श्व में था और इसके पीछे ये धारणाएं जो अंतर्राष्ट्रीय कला जगत में प्रचलित हो रही थी वह भारत में भी अपना असर दिखा रही थी। प्रस्तुत चित्र राजा रवि वर्मा के हैं जो 19वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में एक महान चित्रकार हुए हैं। इनका ये चित्र महिला के हाथ में एक फ्रूट व दूसरा चित्र चांदनी में बैठी एक महिला, ये दोनों ही यूरोपीय शैली के आधार पर बने थे किंतु उनके विषय रूप भारतीय थे, अर्थात जहाँ पर कलाकार रहता है वह अपनी जड़ों से ही जुड़ा रहता है। शैली, तकनीक इत्यादि सभी कलाकार को कला कौशल बढ़ाने में सहायता देती हैं किंतु उसका अस्तित्व समकालीन समाज के द्वारा ही स्थापित होता है। राजा रवि वर्मा के चित्र जन जन में इतने लोकप्रिय हुए कि उन्होंने एक लिथोग्राफी प्रेस खोलकर इन चित्रों को जन जन तक पहुंचाया। यूरोपीय शैली को अपनाते हुए भी भारतीयपन या एक देशज अस्तित्व ने राजा रवि वर्मा को तत्कालीन समाज में एक ऐसा स्थान दिलाया जो कि अत्यंत ही उत्साहवर्धक रहा। प्रस्तुत चित्र अमृता शेरगिल के हैं। अमृता शेरगिल 1913 में जन्मी और 1941 तक उन्होंने अनवरत कला की साधना की। पाश्चात्य शैलियों के अध्ययन के पश्चात वे भारत में आकर रहीं और भारत में उन्होंने जनजीवन सामान्य लोगों को बनाकर एक ऐसी अवधारणा को
प्रस्तुत किया जो धर्म से अलग थी और साधारण जनमानस और साधारण रूपों को कला में विशिष्ट बनाकर अपनी प्रखर प्रतिभाशाली व्यक्तित्व का परिचय दे रही थी। प्रस्तुत चित्र हल्दी ग्राइंडर्स और 3 युवतियां, इन तीनों युवतियों की स्तब्धता, चुप्पी एक ऐसी भावना को प्रदर्शित करती है जो संभवतः पहली बार भारतीय कला में मनोवैज्ञानिकता के साथ दिखाई दी। यूरोपीय शैली व तकनीक के आधार पर बनाए गए इन साधारण लोगों के चित्र अमृता शेरगिल के प्रिय विषय थे और उन्होंने अपने अल्प आयु में ही इतने चित्र बनाए जिसमें उन्होंने सामने मॉडल पद्धति के आधार पर भी भारतीय जनजीवन को रेखांकित व अंकित किया। प्रस्तुत चित्र चारपाई पर लेटी महिला का है, अमृता शेरगिल का है। यह चित्र उस दैनिक कार्य को बतलाता है जहां पर एक स्त्री विश्राम कर रही है। इस तरह के साधारण जनजीवन से जुड़े चित्र बनाकर अमृता शेरगिल ने अपनी यथार्थपरक शैली का भी परिचय दिया, तो आधुनिक शैली और परंपरावादी शैलियों का भी मिश्रण करके एक ऐसी शैली को प्रस्तुत किया जो कला के क्षेत्र में अनिर्वचनीय थी। यह अमृता शेरगिल का सेल्फ पोर्ट्रेट है। वह निराशा और अतृप्त कामनाओं की चितेरी मानी जाती रहीं, किंतु उन्होंने अपना यह पोर्ट्रेट स्वयं को खिलखिलाता हुआ प्रफुल्लित बनाया। यह दर्शाता है कि कला किस तरह कायांतरण भी करती है और अपनी निराशाओं को, अपने दुखों को निगल जाने का कार्य भी करती है। अंतराल के पश्चात आपका पुनः स्वागत है। अंतराल से पूर्व कुछ कलाकारों के समाज के साथ जुड़े सरोकारों को पहचानने की कोशिश की, जिससे यह पता चलता है कि कला निर्वात में पैदा नहीं होती, बल्कि कला उस समाज से जुड़ी होती है जिसमें कलाकार सांसें ले रहा है। प्रस्तुत चित्र माँ व शिशु का यामिनी रॉय द्वारा बनाया गया। 19वीं शताब्दी के प्रारंभ से यामिनी रॉय ने उस देशज परंपरा की ऊर्जा को पहचाना जो कलकत्ता के पटुआ चित्रों में प्रकट हो रही थी और इन रेखीय संयोजनों, सपाट योजनाओं को अपनाते हुए तथा लोक शैली के इन रूपों को अपनाते हुए यामिनी रॉय ने आधुनिक कला रूपों में इनको बदलकर अपनी कला की प्रस्तुति दी। और यह देशज परंपरा उन जड़ों से जुड़ी थी जो सदियों से उन संस्कारों को समेटे थे, जो एक संस्कृति पीढ़ी दर पीढ़ी मौखिक रूप से अपने ज्ञान को संचारित करती रहती है। कला का यह उत्तरदायित्व भी हो सकता है कि वह संस्कृति के नियामक व उच्च गुणों से भरपूर जीवन मूल्यों को सींचती भी रहे, जिससे वे कुछ समय तक और अधिक जीवित रहें और ये जीवन मूल्य सुरक्षित रहते हुए अन्य मनों को प्रभावित करने की क्षमता रख पाएं। आधुनिक शैली के अनेक चित्रकार समाज के सरोकारों से जुड़े रहे हैं। समाज अपनी वैमनस्यता, बेचैनी, सुख, सुविधाएं सब कलाकारों को प्रदान करता है, किंतु आंतरिक संघर्ष, आंतरिक अनुभूति, बाहरी वातावरण, वैमनस्यता का वातावरण, अनेक ऐसे तत्व हैं जो कलाकारों को सदैव प्रभावित करते रहे, किंतु वे कला की ऊर्जा को परिलक्षित करते हुए अनेक ऐसी कृतियों का निर्माण करते रहे जो इन सरोकारों के लिए अच्छे उदाहरण हैं। प्रस्तुत चित्र भूपेन खक्कर का है, चाय पीता हुआ आदमी। पुनः महाकाव्यों और राजा की आज्ञाओं के द्वारा बनने वाले चित्रों से अलग यह जनसाधारण का बनाया हुआ रूप भूपेन खक्कर इसी तरह के अनेक रूपों को बनाते हुए अपनी उस सूक्ष्म
दृष्टि का परिचय देते हैं, जहाँ पर दैनिक जीवन से जुड़े क्रियाकलाप किस तरह कला वस्तु बनकर कला के रूपों, कला के सौंदर्य को प्रकट करते हैं। यह दैनिक क्रियाकलाप सौंदर्य के साथ जुड़कर कलाकार के मौलिक व्यक्तित्व को भी प्रकट करते हैं। प्रस्तुत चित्र में वनस्पति व वातावरण का इतना सुंदर अंकन हुआ है कि वह कला रूपों के रूप में भी विकसित हुआ और सभी को अपना जाना पहचाना स्वरूप दिखाई देता है। प्रस्तुत टी स्टॉल भूपेन खक्कर द्वारा ही डॉक्यूमेंटर 2005 में प्रस्तुत की गई। प्रदर्शनी में यह एक अनूठा प्रयोग था उस टी स्टॉल का, जो चित्रित रूप में भूपेन खक्कर ने बनाकर एक ऐसा दृष्टिकोण प्रस्तुत किया कि जनसाधारण की वस्तुएं, जनसाधारण के उपादान किस तरह कला वस्तु में परिवर्तित हो जाते हैं, अर्थात वह दृश्य रूप कला व कलाकार को चेतन मन में व अवचेतन मन में किस तरह प्रभावित करते रहते हैं। प्रस्तुत चित्र केक होसा के हैं। आंतरिक अनुभूतियों को प्रकट करने का सशक्त माध्यम कला को माना गया। यह सशक्त माध्यम दूसरे मनों में भी प्रभावित होकर वह अनुभूति प्रस्तुत करता है, अर्थात कलाकार एक पुल का कार्य करता है जो व्यक्तिगत व समष्टिगत रूपों के मध्य जोड़ने का कार्य करता है। यह अनुभूतियाँ कलाकार द्वारा प्रस्तुत की जाती हैं और सहृदयों द्वारा उसे ग्रहण किया जाता है। प्रस्तुत चित्र उसी अनुभूति से संबंधित है जिसमें कलाकार ने सुप्रीम सरप्राइज़ के नाम से इसे प्रस्तुत किया, और यह सरप्राइज़ कलाकार के द्वारा महसूस किया गया, किंतु कला रूपों को इस तरह प्रस्तुत किया गया कि समाज में अनेक व्यक्ति इस कला रूप को अनुभूत कर पाएँ और कला की शक्ति व कला की ऊर्जा को महसूस कर सकें। प्रस्तुत चित्र जोगेन चौधरी का है, जिसमें उन्होंने शेड एंड लाइट के नाम से इसे संबोधित किया। जोगेन चौधरी एक ऐसे कलाकार हैं जो सामाजिक व राजनीतिक समस्याओं को उठाते हैं, अपने बचपन की यादों को पुनः सृजित करते हैं, अर्थात कलाकार का चेतन व अचेतन मन किस तरह कला रूपों को स्वयं में समेटे होता है, इसका सुंदर उदाहरण इनके चित्र हैं। ये चित्र इस बात के भी उदाहरण हैं कि समाज कलाकार को किस तरह प्रभावित करता है और सूक्ष्म संवेदनाओं को की ऐसी अनुभूतियों को जो कि ज़्यादा सुखद नहीं है, उनको उससे ऊपर उठाने में, कुंठा के निवारण में व अनेक ऐसी शक्तियों के जागरण में सहायता करता है, जो एक ही नहीं अनेक व्यक्तियों का भी अनुभव हो सकता है। प्रस्तुत चित्र अर्पणा कौर का है, जिन्होंने महिलाओं की दशाओं को बनाते हुए एक ऐसे पुल का कार्य किया है जिसमें मानवीय मनोदशाएं, मानवीय रूप व कला के गुणों को किस तरह विकसित किया जा सकता है, इसका अनुपम उदाहरण है। थ्रेटन सिटी के नाम से यह चित्र उस साधारण कार्य को करते हुए महिलाओं को पुनः पुनः सृजित करके बनाया गया है, और यह मनोदशाएं नारी मन से निकले उन भावों की, अनुभूतियों की व सौंदर्य की प्रतीक हैं, जहाँ पर कला प्रतीकों के साथ भी जुड़ती जाती है, और ये प्रतीक व बिंब साधारण जनजीवन से ही उठाए गए हैं। प्रस्तुत चित्र ए रामचंद्रन का है, जिन्होंने 1960 के दशक में यह चित्र बनाया। इसका टाइटल उन्होंने दिया द चेज। यह समाज की उस विद्रूपता को, विभत्सता को बताता हुआ है, जिसमें बिना मुख की विभत्स महिलाएं किसी पुरुष का पीछा कर रही हैं, और यह ए रामचंद्रन द्वारा सृजित चित्र उन भावनाओं का प्रदर्शन है जहाँ पर वर्तमान व भविष्य में होने वाली एहसासों को इस तरह प्रस्तुत किया गया जिसमें समाज की विद्रूपताएं, विभत्सताएं व कुरूपताओं को अंकित किया गया। अर्थात कला सिर्फ सौंदर्य का ही माध्यम नहीं रही, बल्कि सामाजिक समस्याओं से जूझने का भी एक बहुत बड़ा हथियार रही। यह सदैव कहा जाता रहा है कि कला सिर्फ
ड्राइंग रूम में सजने की कलाकृति के रूप में नहीं प्रकट होती, बल्कि वह कुछ विचारों को प्रदान करती है, कुछ राजनीतिक बहसों को प्रारंभ करती है, कुछ सामाजिक समस्याओं की ओर इशारा करती हैं और उनसे जूझने का, उनके कायांतरण का भी पक्ष रखती हैं। प्रस्तुत चित्र लोटस पॉन्ड ए रामचंद्रन का ही है। प्रस्तुत शैली ए रामचंद्रन ने इस तरह प्रस्तुत की कि परंपरावादी कला और आधुनिक कला रूपों के मध्य एक ऐसा सामंजस्य स्थापित किया, अर्थात यह स्वीकार करना ही होगा कि देशज परंपराएं, सांस्कृतिक मूल्य, सांस्कृतिक धरोहरें कहीं न कहीं पुनः सृजित होकर संस्कृति के नियामक तत्वों को पुनः पुनः स्मरण कराती रहती हैं, और यह स्मरण उस ऊर्जा का स्मरण होता है, उन कला रूपों का स्मरण होता है जिसमें कलाकार अपने अवचेतन व संस्कारित मन को पुनः पुनः विकसित करता हुआ उत्साह के साथ कला के प्रयोग करता रहता है। प्रस्तुत चित्र जिसमें कलाकार ने प्राचीन परंपरावादी आकारों को भी लिया तो नवीन प्रयोग भी किए हैं। प्रस्तुत चित्र जय झरोटिया का है, जिन्होंने अनेक ऐसे प्रश्न कला के रूपों में प्रस्तुत किए। यह चित्र एक्सटेंशन ऑफ डिज़ायर का है, जिसमें प्रतीकों के रूप में उन्होंने मानव रूप व स्त्री रूप को प्रस्तुत किया कि वह सामाजिक विद्रूपता को, सामाजिक वैमनस्यता को व कुछ ऐसे प्रश्नों को उजागर करते हैं जो स्त्री पुरुष संबंधों पर व समाज में व्याप्त ऐसी अनेक अच्छाइयों व बुराइयों पर दृष्टिपात करते हैं जो सीधे एक कलाकार के मन से जुड़ी होती हैं। प्रस्तुत चित्र प्राणनाथ माघो का है, जिन्होंने जलियांवाला बाग की स्मृति में ये चारकोल ड्राइंग्स की। ऐंठी हुई आकृतियाँ यातना, हिंसा को उजागर करते हुए ऐसे तत्वों को प्रकट कर रही हैं जिसमें सभी कुछ नष्ट भ्रष्ट हुआ लगता है। प्रस्तुत चित्र तैयब मेहता का है, द सेलिब्रेशन। इस चित्र में 3 फलकों को जोड़कर एक बड़े चित्र का आकार दिया गया। ऐंठनदार आकृतियाँ, एक के अंदर एक घुलती हुई आकृतियाँ, रेखाओं का खिंचाव, इन आकृतियों को उस परंपरागत यथार्थवादी शैली से अलग एक ऐसे लोक में ले जाता है जहाँ पर कला का व कला रूपों का एक ऐसा संसार खुलता है जहाँ पर मानवीय चेतना, मानवीय ऊर्जा, मानवीय संवेदनाएं सब अनेक अर्थों को महसूस करते हुए कला को अनेक अर्थों से युक्त बनाती हैं। प्रस्तुत चित्र सतीश गुजराल का है, जिन्होंने इसका शीर्षक दिया है खिलाड़ी। सतीश गुजराल अपने आत्मिक अभिव्यक्ति के लिए पहचाने जाते हैं। यथार्थ रूपों व सामने दिखने वाले रूपों में परिवर्तन कर वे आकारों को एक ऐसी आत्मिक अभिव्यक्ति के साथ प्रस्तुत करते हैं कि वे कला रूपों के साथ साथ एक ऐसे उद्देश्य को, एक ऐसे अर्थों को प्रकट कर रहे होते हैं जो आत्मिक अनुभूति और दृश्य रूपों के मध्य सामंजस्य स्थापित करता है। प्रस्तुत चित्र अंजलि इला मेनन का है। अंजलि इला मेनन एक ऐसी चित्रकार हैं जिन्होंने अपनी कलाकृतियों में एक ऐसे संसार की रचना की है जो प्रतीकात्मक है, यथार्थ है, स्वप्निल है, किंतु है वह उनकी आत्मिक अनुभूति से जुड़ा। अर्थात समाज में रहते हुए कलाकार अपने आसपास के प्रभावों से कभी भी विमुख नहीं हो सकता और यह उनकी कृतियों में जाने या अनजाने रूप में प्रकट होता रहता है। कलाकृति एक ही अर्थ को प्रकट नहीं करती, वह अनेक अर्थों को प्रकट करती है और चित्रकृतियों की यही सर्वाधिक प्रमुख विशेषता है कि वह समाज में व्याप्त अनुभूतियों, प्रभावों व हर तरह के ऐसे आयामों से अछूती नहीं रहती जो कि किसी भी मनुष्य को प्रभावित करते हैं।